जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 ठोसों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के आंकिक प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। और उसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। न्यूमेरिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके, इसलिए सबको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। आप सब लोग बुक खोलें और देखें। 4.7 मीटर लंबे व 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का स्टील का तार। देखें, एक स्टील का तार है, हम यहाँ यस लिख दे रहे हैं, यस का मतलब स्टील हो गया। तो स्टील का एक तार है जिसकी लंबाई दी गई है 4.7 मीटर और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल दिया गया है यह 3.0 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और एक अब फिर आपसे कहा जा रहा है तथा 3.5 मीटर लंबे और 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का तांबे का एक तार। देखिए, तांबे को तांबा Cu होता है, हम इसको Cu से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसकी लंबाई आपको दी गई है 3.5 मीटर और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल दिया गया है 4.0 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। हाँ, कहा जा रहा है कि दिए गए समान परिमाण के भारों को लटकाने पर, याद रख रहिएगा, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ये स्टील का तार और ये जो तांबे का तार है ना, दोनों तारों से एक समान भार लटकाया जाता है। लटकाने पर उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है। लंबाई में होने वाली वृद्धि, तो लंबाई में होने वाली वृद्धि को हम स्मॉल यल से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यल एस और यल सी यू दोनों के मान बराबर हैं। चलिए अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया जाए तो हम लोग नोट करेंगे। तो स्टील और तांबे के यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात, तो स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक YS हो जाएगा और तांबे के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक YCU हो जाएगा। आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए फार्मूला देखें, आप जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति होता है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है वो F/A के बराबर होता है और अनुदैर्ध्य विकृति स्मॉल l/L होता है। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लेना तो ये F/A कैपिटल L ऊपर चला जाएगा और स्मॉल l नीचे आ जाएगा, यानी y = F × L/A × स्मॉल l। हम आपको बता दें कि बल जो होता है वो भार के बराबर होता है। अब देखें, अगर हम स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक देखें तो ये YS हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं FS, ये LS, ये AS, ये स्मॉल LS। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा कि यहाँ जितने भी मान हैं सब स्टील के लिए दिया गया है। अब इसी तरह से हम तांबे के लिए नोट कर लेते हैं। तो देखें, ये हो जाएगा YCU = ये हो जाएगा FCU LCU अपान ACU और फिर ये हो जाएगा LCU। आपसे स्टील और तांबे के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात पूछा जा रहा है।
तो स्टील के यंग प्रत्यास्था गुणांक में तांबे के यंग प्रत्यास्था गुणांक से हम भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा YS अपान YCU, वैल्यू रखते हैं सबका। ये है FS इंटू LS अपान AS इंटू LS, और जब इसको अपान में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ACU इंटू LCU अपान हो जाएगा FCU और इंटू हो जाएगा LCU। अब इसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं। तो YS अपान YCU इज इक्वल टू, देखिए FS और FCU को हम एक जगह रख रहे हैं। इसके बाद LS कैपिटल LS और फिर LCU को एक जगह रख रहे हैं। फिर इसके बाद देखें, अब यहाँ पर स्मॉल LCU अपॉन स्मॉल LS एक जगह रख रहे हैं, और फिर ACU अपॉन AS एक जगह रख रहे हैं। अब सबका मान हम लोग नोट करेंगे। तो चलिए देखिए, स्टील की लंबाई को हम LS माने हैं, और LS की वैल्यू आपको दी गई है 4.7 मीटर, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, इसको हम AS लिख सकते हैं, और ये 3.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और तांबे के लिए अगर देखें तो तांबे के लिए LCU की वैल्यू आपको दी गई है 3.5 मीटर, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है ACU, और ये 4.0 इंटू 10⁻⁻5। आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि लंबाई में होने वाली वृद्धि एक समान है। इसका मतलब ये हुआ कि LS और LCU दोनों बराबर है, और इसको हम मान लेते हैं कि स्मॉल l के बराबर है। और यही नहीं, दोनों से समान भार लटकाया जा रहा है। तो आपको पता है कि भार जो होता है वो बल के बराबर होता है। तो ये जो है FS इज इक्वल टू FCU, और ये F के इक्वल हो जाएगा। अब हम सबकी वैल्यू रख करके यहाँ सॉल्व करते हैं। ये YS अपान YCU इज इक्वल टू, FS और FCU दोनों इक्वल हैं, तो दोनों के जगह पे F हो जाएगा। LS की वैल्यू दी गई है 4.7, और LCU की वैल्यू दी गई है 3.5। LCU और LS दोनों सेम हैं, दोनों की लंबाई में होने वाली वृद्धि भी समान है। अब ACU, तो ACU की वैल्यू आपको दी गई है 4.0 इंटू 10⁻⁻5, और और इसके बाद AS की वैल्यू आपको दी गई है 3.0 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। स्मॉल l से स्मॉल l कैंसिल, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कैंसिल, F से F कैंसिल, तो फिर मिलेगा क्या? ये है YS अपान YCU इज इक्वल टू, देखें यहाँ बचा है 4.7 और नीचे है 3.5 इंटू, ऊपर है 4 और नीचे है 3। तो अब देखें, अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 35। अब जो है, अब इसको कुछ कटने लायक तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसका हम लोगों को गुणा करना होगा और गुणा करके इसको सॉल्व करना होगा। तो इस प्रकार देखें, ये 188 को 100, यहाँ पर 47 इंटू 4 किए थे 188 आया, और 35 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो
तो 105 आया। और फिर 188 को हम जो है 105 से डिवाइड किए तो 1.79, और इस प्रकार देखें ये 9 जो है 5 से बड़ा नंबर है, तो उसको 1 मान करके उसके पहले वाले में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.8। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा रहा था कि स्टील और कॉपर के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात कितना होगा, तो यह अनुपात 1.8 के बराबर होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ग्राफ दिया गया है, ये चित्र है, और इस चित्र में आपसे कहा जा रहा है कि किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति वक्र दर्शाया गया है। तो प्रतिबल जो है ये y अक्ष के तरफ दिखाया गया है, और यहाँ प्रतिबल देख रहे हैं ये 50, 100, 150, 200, 250, 300, और ये प्रतिबल है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होगी उसके साथ हम 10⁶ भी रखेंगे, इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और उसी तरह से x अक्ष के तरफ विकृति है, जिसके लिए वक्र शुरू होता है O से, और देखिए पहले इसकी वैल्यू 0.001, फिर 0.002, फिर 0.003 और 0.004 दिया हुआ है। तो ये प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ दर्शाया गया है, जिसको प्रतिबल विकृति ग्राफ कहते हैं। इस पदार्थों के लिए ए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का मान आपसे पूछा जा रहा है, और फिर सन्निकट पराभव सामर्थ्य। तो पराभव सामर्थ्य जानते हैं क्या होता है? विरूपक, देखिए पराभव बिंदु पर विरूपक बल होता है कि विरूपक बल को जब हटा लिया जाता है तो वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। तो पराभव बिंदु का क्या मतलब होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा कि वह बिंदु जिस पर विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, उसको हम पराभव बिंदु कहते हैं। तो अब देखें ये ग्राफ खींचा गया है, और इस ग्राफ की सहायता से हम लोगों को यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना है। तो चले देखें यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होगा, ये देखा जाए। तो देखें यंग प्रत्यास्थता गुणांक देखने के लिए देखा जाएगा कि ग्राफ कहाँ पर बिंदु पे क्रॉस किया है, कोने पे क्रॉस किया है। तो देखिए यह एक बिंदु है जहां पर ये ग्राफ क्रॉस किया, और यहां से तो आकर के लौट गया है। तो ये बिंदु जब यहां से रिटर्न हो गया है तो ये बिंदु पराभव बिंदु कहलाएगा। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपको मालूम है कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति होता है। तो देखें यहाँ इस बिंदु के लिए जो प्रतिबल है यह 150 दिया हुआ है, तो 150 इंटू 10⁶ हो जाएगा। और इस बिंदु के लिए विकृति हम देखें तो ये 0.002 दिया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10⁶, और नीचे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 002 है ना, तो इसको 2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। अब इसके बाद 2 से इसको कट कर देंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो y = 75 इंटू, जरा देखिए 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 6 + 3 हो जाएगा 9। लेकिन आप जानते हैं विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी होता है, तो इसलिए हम इसमें 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से भाग करेंगे तो 7.5,
और 10 से गुणा कर देंगे तो 10⁻10 और यंग प्रत्यास्था गुणांक है तो इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ए पार्ट था यह ए पार्ट सॉल्व होता है। अब इसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं। सन्निकट पराभव सामर्थ्य आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बताया कि पराभव बिंदु वह बिंदु होता है जहां से विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। तो देख रहे हैं वह बिंदु ए है। बिंदु ए पर जाने के बाद ग्राफ रिटर्न हो जा रहा है, लौट रहा है। तो इस स्थिति में जो पराभव सामर्थ्य होगा, पराभव सामर्थ्य का कोई सिंबल तो नहीं होता है, इसलिए हम यहां पर पराभव सामर्थ्य ही लिख देंगे। तो देखिए पराभव सामर्थ्य बराबर यहां पर जो प्रतिबल का मान है वो है 300 और 10⁻6 कर देंगे तो ये हो गया 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दो पदार्थों ए एवं बी। देखें, एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है। दो पदार्थों ए व बी के लिए प्रतिबल विकृत ग्राफ, यानी प्रतिबल और विकृत के मध्य ग्राफ। तो प्रतिबल को हमेशा वाई अक्ष की तरफ दिखाते हैं, विकृत को हमेशा एक्स अक्ष की तरफ दिखाते हैं। तो ग्राफ चित्र प्रदर्शित है। इन ग्राफों को एक ही पैमाना मानकर खींचा गया है और फिर कहा जा रहा है कि किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। जरा देखिए, ग्राफ ए का जो सरल रेखीय भाग है पहले वाले में देख रहे हैं कि ये ढाल अधिक है और ग्राफ बी में जो सरल रेखीय भाग का ढाल है वो कम है। तो जिसका ढाल अधिक होता है उसकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी अधिक होता है, और यही नहीं, जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है वही ज्यादा मजबूत भी होता है। तो अब देखें, ए में कहा गया है कि किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। तो पदार्थ ए का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है और फिर पूछा जा रहा है कि दोनों में कौन अधिक मजबूत है। तो हमने बताया कि ए का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है और जिसका प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं कि असत्य हैं। तो देखिए, पहले में दिया हुआ है ए में इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। तो हम लोगों ने देखा था कि इस्पात का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है और रबड़ का कम होता है, और यहाँ उल्टा दिया है, इसका मतलब कि गलत है। और इसका कारण ये है कि इस्पात और रबड़ दोनों में अगर विकृति समान करना हो तो समान विकृत के लिए स्टील पर ज्यादा प्रतिबल लगाना पड़ेगा, और जिस पर प्रतिबल ज्यादा लगाना पड़ता है उसका प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है। यानी इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होना चाहिए, लेकिन यहां दिया है कि रबर का अधिक है, इसका मतलब कि ये गलत दिया हुआ है। अब इसके बाद इसका बी पार्ट हम देखें। बी पार्ट में क्या दिया है, किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। तो ये सत्य है, क्योंकि जब किसी कुंडली को खींचा जाता है
तो उसमें विकृति उत्पन्न होती है, और विकृति उत्पन्न होगी इसका मतलब ये हुआ कि किसी कुंडली का जो खिंचाव है ये उसके अपरूपण गुणांक को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 0.25 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर व्यास यानी डायामीटर। तो डायामीटर दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। तो अब अगर इसको ये डायामीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, अब हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लें। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो r इक्वल टू 0.25/2 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 0.125 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर ले तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि इसमें जो है भाग दिया जाता है 100 से भाग दे देंगे। तो फिर 100 से भाग देंगे तो 100 का मतलब हम लिख सकते हैं 10 का घात 2, 10 का घात 2 ऊपर जाएगा, 10 का घात 2 हो जाएगा। यानी r इज इक्वल टू 0.125 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। लेकिन विज्ञान के भाषा में दशमलव के पहले 1 अंक रखा जाता है, तो इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे। तो 10 से गुणा कर देंगे तो 1.25 हो जाएगा, और 10 से भाग कर देंगे तो 10 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं। 0.25 सेंटीमीटर व्यास के 2 तार हैं, दोनों का व्यास एक समान है, जिसमें एक इस्पात माने स्टील होता है, एक स्टील का है और दूसरा पीतल का है, और चित्र के अनुसार इनको लटकाया गया है। बिना भार लटकाए इस्पात यानी स्टील और पीतल की लंबाइयाँ। तो चले देखते हैं पीतल की लंबाई और स्टील की लंबाई दोनों दिया हुआ है, इस्पात और पीतल की लंबाई। तो इस्पात की लंबाई को हम LS लिख लेते हैं, और पीतल की लंबाई, पीतल ब्रास होता है तो हम LB लिख लेते हैं। और चले देखते हैं, ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, और ये 1.5 मीटर, और ये दिया हुआ है 1.0 मीटर। यदि इस्पात और पीतल का यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है, इस्पात के लिए YS और पीतल के लिए हम YB मान लेते हैं। तो ये वैल्यू आपको दी गई है 2.0 इंटू 10⁻11 पास्कल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। और फिर YB की जो वैल्यू दी गई है ये दिया हुआ है 0.91 इंटू ये है 10⁻11 पास्कल। तो देखें आपसे क्या कहा जा रहा है। तो इस्पात एवं पीतल के तारों में विस्तार की गणना कीजिए। आपको ये बताना है कि इस्पात यानी स्टील की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, और फिर आपको बताना है कि पीतल की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें आपको मालूम है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इज इक्वल टू होता है mgl। तो यहाँ पर देखें mg कैपिटल L होता है
और अपान होता है पाई आर स्क्वायर स्मॉल यल। अब अगर हम यहाँ से स्मॉल यल की वैल्यू निकालें तो देखें स्मॉल यल इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी यल और बटा में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर वाई। तो अब हम निकाल रहे हैं स्टील के लिए, तो स्टील की लंबाई में वृद्धि एलएस हो जाएगा। चलिए ध्यान पूर्वक देखें। अब यम यम जो है भार है, जरा देखिए कि स्टील वाला जो तार है उसके ऊपर कितना भार काम करेगा। तो स्टील वाले तार के ऊपर देखिए इस पिंड का भी भार काम करेगा और इस पिंड का भी भार काम करेगा। दोनों पिंड का भार जब लटकाएंगे तो इसके ऊपर, इस तार के ऊपर इन दोनों भार का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा इन दोनों द्रव्यमानों के योग के बराबर होगा। और दोनों का द्रव्यमान यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, जोड़ देंगे ये हो जाएगा 10। जी का मान आपको मालूम है 9.8। यह मान हम लोग स्टील के लिए निकाल रहे हैं। स्टील के लिए लंबाई है 1.5 और फिर पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 3.14 और आर का मान तो हम लोगों ने देखा ही है, इसका स्क्वायर कर दिया जाए। तो चलिए स्क्वायर करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। ये 1.25 इंटू 1.25 हो जाएगा और फिर 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। और फिर y, तो y की वैल्यू देखें स्टील के लिए y का मान दिया हुआ है, ये है 2 इंटू 2.0 इंटू 10⁻11। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखें सबसे पहले अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा करें तो 100 से गुणा करेंगे, देखिए क्या आएगा। ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो या सुनिए पहले एक काम करते हैं, 10 टू दी पावर को हम एक जगह कर लेते हैं। तो 10 का पावर को एक जगह करेंगे तो ज़रा देखिए ये 10 का पावर -6 है और ये 10 का पावर 11 है। तो जब 11 में से 6 माइनस होगा तो 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा और यह 10 टू दी पावर 5 हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -5। अब हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर रहे हैं तो देखिए 100 से गुणा करेंगे, ये 2 पॉइंट है, 100 से गुणा करेंगे तो ये जो है ये भी दशमलव हटेगा, ये भी दशमलव हटेगा और ये 1 दशमलव हट जाएगा। और फिर जो है हम इसको सॉल्व करें, अगर ऊपर नीचे फिर 10 से गुणा करें तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा और यहाँ 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। हालांकि और हम चाहें तो ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो, लेकिन देखिए हमको जो है अगर हम 10 से ऊपर नीचे और गुणा करें तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखिए ये दशमलव हट जाएगा और 10 से गुणा करेंगे तो 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा। लेकिन जानते हैं यहाँ पर हम 1.5 ही रहने देते हैं, 1.5 ही रहने देते हैं तो 1.5 आएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा और 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। और देखिए इसको सब सॉल्व किया जाए तो ये सब जो है, जैसे मान लीजिए 2 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 और फिर 5 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 5 125 होता है, ये हो जाएगा 25। और फिर जो है इसको सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सब कट जाएगा, लगभग कट जाएगा और सब कटने के बाद यह 1.5 और इंटू ये जो 10 टू दी पावर -4 है ये बचेगा। इसको सॉल्व करिए सब कट जाएगा। तो इस प्रकार स्टील की लंबाई में होने वाली जो वृद्धि थी वो निकल गई
अब हम लोग पीतल की लंबाई में होने वाली वृद्धि को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पीतल की लंबाई में होने वाली वृद्धि कितनी होती है। तो फार्मूला वही होगा, ये LB ब्रास के लिए। तो देखिए पीतल के लिए केवल ये जो नीचे द्रव्यमान है ना, ये केवल नीचे वाला द्रव्यमान काम करेगा, 6 हो जाएगा। G का मान है 9.8 और इसकी प्रारंभिक लंबाई L है, ये हो जाएगा 1। और फिर नीचे पाई की वैल्यू 3.14 और फिर R का मान तो वही होगा, तो R का स्क्वायर कर देंगे 1.25 इंटू 1.25 और 10⁻⁻6 हो जाएगा। और फिर इसके बाद Y यानी ब्रास के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, तो ये है 0.91 इंटू 10⁻11। फिर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 10⁻11 है और यहाँ 10⁻⁻6 है। तो 11 में से 6 माइनस होगा तो 10⁻5 होगा और 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा। और फिर इसको भी सॉल्व किया जाए तो अब ऊपर नीचे 10 से गुणा करके सॉल्व करिए, तो ये वैल्यू जो आएगी ये होगी 13। ये पूरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, 13 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। लेकिन विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है, तो यहाँ पर हम 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 से भाग करेंगे तो 1.3 होगा, 10 से गुणा कर देंगे तो 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि स्टील की लंबाई और पीतल की लंबाई में होने वाली वृद्धि कितनी होगी। तो स्टील की लंबाई में होने वाली वृद्धि 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर की होगी और पीतल की लंबाई में होने वाली वृद्धि 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर की होगी। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बताया गया है, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।